हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो हमारे रिसर्च के अगले क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका देखोगे आप, इन्होंने मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखे हैं, जिसमें से इन्होंने सबसे पहले पूछा है एमडी किसे बोलते हैं। ठीक है, तो एमडी हमें देखना है, एमडी किसको बताएंगे। एमडी बोलते हैं मीडियम को, ठीक है, मीडियन को, ठीक है, किसको बोलते हैं, मीडियन को। मीडियन को अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें बोलना है, जो हमने पहले भी देखा है, तो हम उससे किससे डिनोट करेंगे, एमडी से डिनोट हम उसको करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका नेक्स्ट वाला यानी कि क्या है आपका मीडियन। ठीक है, इसका ऑप्शन का ए का हो गया आपका मीडियन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है सिग्मा। सिग्मा क्या है आपका, का योग यानी कि सम ऑफ। ठीक है, यह मतलब क्या है, जब हम सबको सम करते हैं, सारी जितनी भी वैल्यू होती है उन सबको सम कर देते हैं, तो वो इसके अंदर आएगा सम ऑफ आएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जितनी भी वैल्यू है जब हम इनको जोड़ देंगे तो इनका सम कैसे निकलेगा, सम ऑफ कैसे निकलेगा। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, तो इसका सिग्मा कितना निकल के आएगा, सम ऑफ कितना निकल के आएगा। स्टैट्स का क्वेश्चन है ये, 15 निकल के आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि काई स्क्वायर बोलते हैं। ये जो हमारा ये है, ये हमारे किसका फॉर्म डिनोट करता है, ये करता है आपको काई स्क्वायर को डिनोट। ठीक है, तो स्क्वायर भी देख करके तब भी आप लगा सकते हो, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लगा सकते हो स्क्वायर देख करके। तो ये किसको डिनोट करता है, ये आपके काई स्क्वायर को डिनोट करता है। ठीक है, और ये एक्स बार किसको डिनोट करता है, एक्स बार डिनोट करता है आपके माध्य को, यानी कि मीन को, मीन को। ठीक है, मीन को। तो मीन निकालने के लिए आप कौन सा वो डिनोट करोगे, एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार आपको करता है डिनोट माध्य को, तो ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, तो एमडी हो गया हमारा मीडियन, सिग्मा हो गया हमारा सम ऑफ यानी कि का योग, और आपका एक्स स्क्वायर हो गया हमारा काई स्क्वायर, और एक्स बार हो गया आपका माध्य। ठीक है, यानी कि मीन। तो आसान से क्वेश्चन थे ये, स्टैट्स के बस छोटे से क्वेश्चन है, 2012 में आए हुए हैं ये। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, PRA। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल तकनीकी प्रयुक्त करने में किन सोपानों का अनुपालन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये आपका रिसर्च का नहीं है, एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। एक्सटेंशन में आपके पास एक पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल होती है, जो कि डेटा कलेक्शन की टेक्निक है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने पूछा है कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल तकनीकी प्रयुक्त करने में किन सोपानों का अनुपालन हम करते हैं। तो इनको स्टेप से लगाना है आपको पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है ग्रामवासियों के लिए व्यक्तिगत संबंध बनाना के साथ। ग्रामवासियों के साथ क्या करोगे आप, व्यक्तिगत संबंध बनाओगे, यानी कि आपने क्या करना है, बिल्ड अप पर्सनल रेपो विद विलेजर्स। ठीक है, बिल्ड अप पर्सनल रेपो विद विलेजर्स, तो पहला वाला ये हो गया। सेकंड है आपका उन ग्रामवासियों की पहचान करना जो अपने अनुभव बांटने को तत्पर हैं। ठीक है, तत्पर हैं। तो सेकंड में है आपका आइडेंटिफाई विलेजर्स हु आर विलिंग टू शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए जो तैयार है, जो आपके साथ काम करने को तैयार है। ठीक है, थर्ड नंबर पे उन्होंने दिया परिचर्या के लिए वातावरण तैयार करना। ठीक है, तो सेटिंग द क्लाइमेट फॉर डिस्कशन। ठीक है, परिचर्या के लिए वातावरण तैयार करना, यानी कि सेटिंग द क्लाइमेट फॉर डिस्कशन। थर्ड ही हो गया। फोर्थ है ग्रामवासियों से मिलना। ठीक है, फोर्थ आपका क्या आएगा, ग्रामवासियों से मिलना। ठीक है, तो फोर्थ वाला है आपका ग्रामवासियों से मिलना, यानी कि जो आपके विलेजर्स हैं, ठीक है, उनसे आपको मिलना है। ठीक है, मीट द विलेजर्स। फिर फिफ्थ है साक्षात्कार के लिए प्रयुक्त स्थान का चयन करना। फिर इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, एक जगह सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट सुटेबल प्लेस फॉर इंटरव्यू। ठीक है, एक सुटेबल प्लेस ढूंढना है अपने इंटरव्यू के लिए। पूरी दिलचस्पी तथा उत्साह दिखाना, शो फुल इंटरेस्ट एंड एंथुजियम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा इंटरेस्ट और एंथुजियम आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कुल स्टेप्स हैं, तो इनको आप हमें अरेंज करना है एक सही स्टेप्स में। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रामवासियों से मिलोगे, यानी कि मीट द विलेजर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रामवासियों से मिलना है। सेकंड नंबर पे आपको मिलना है ग्रामवासियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने, यानी कि बिल्ड अप पर्सनल रेपो विद विलेजर्स। ठीक है, आपको रेपो बिल्डिंग करनी है विलेजर्स के साथ, सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे आपका आएगा उन ग्रामवासियों की पहचान करना। अब आपको उनके अंदर वो विलेजर्स पहचानने हैं जो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को बांटने के लिए रेडी हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपकी पूरी दिलचस्पी तथा उत्साह दिखाना। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिखाना है, फुल इंटरेस्ट अपना शो करना है अपने
जिनके साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप ये होगा। फिर फिफ्थ स्टेप आपका आएगा परिचर्या के लिए वातावरण तैयार करना, यानी कि आपको क्या करना है, मीट द विलेजर्स, नहीं सॉरी, सेटिंग द क्लाइमेट फॉर डिस्कशन, ठीक है, सेटिंग द क्लाइमेट फॉर डिस्कशन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ गया, पहले आप ग्रामवासियों से मिलोगे, फिर आप ग्रामवासियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाओगे, फिर थर्ड नंबर पर उन ग्रामवासियों की पहचान करोगे जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पर पूरी दिलचस्पी दिखाओगे, फिफ्थ नंबर पर आप परिचर्या के लिए क्या करोगे, वातावरण तैयार करोगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। पीआरए एक आपका डेटा कलेक्शन की टेक्निक होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है असममित वितरण बंटन को विषम वितरण को भी परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, A non-symmetric distribution is also described as a skewed distribution, ठीक है। तो ये जो आपका असममित यानी कि नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमने जो टेस्ट पढ़ेंगे उसमें दो तरह के टेस्ट हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो इसमें ये पूछा है कि जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो आपका विषम वितरण से प्रभावित किया जाता है। इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ तो सही है, इसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल नहीं होता है, स्क्यूड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है नॉर्मल से। तो इसको हम बोल सकते हैं, सही है। आपका दूसरा है विषम वितरण में अंतिम सिरों में एक की लंबाई केंद्रीय खंड की तुलना में दूसरे से समानुपातित होती है। इन अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द लेंथ of one of the tails relative to the central section is proportion to the other। तो ठीक है, ये भी सही है। ये बोल रहा है कि आपका जो नॉर्मल जो आपका ये है विषम डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसकी लंबाई में जो एक टेल होती है, ठीक है, वो क्या है, दूसरी जो सेंटर है, एक टेल जो है, जो उसकी एक टेल निकलती है, मान लो ये आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बन रहा है, तो इसकी एक टेल क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। एक इसका जो शेप होगा वो सही नहीं होगा। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बनता है ऐसा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप तो आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका कैसा बनता है, इसका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का बनता है ये ऐसा, ठीक है। तो मतलब टेढ़ा बनेगा थोड़ा आपका, ठीक है। तो एक तरफ की जो आपकी टेल होगी वो आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, वो आपकी क्या होगी, सेंटर से थोड़ी अलग होगी, ठीक है। सेंटर से अलग है ना, ये सेंटर से दूर है ये, ठीक है। तो सेंटर से सही नहीं बैठेगी ये, समझ में आया था। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द वन ऑफ द टेल रिलेटेड टू द सेंट्रल सेक्शन इज डिसप्रपोर्शन टू द अदर, ठीक है। अदर से डिसप्रपोर्शन हो गया, उसका अनुपात सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये दोनों ही बातें ये ट्रू बोल रहा है, ये ट्रू हैं दोनों, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, ये ट्रू हैं। ए और आर सही, दोनों सत्य है, आर सही वर्णन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, गोपनीयता परामर्शता की अनिवार्य विश्लेषण है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन इसेंशियल क्वालिटी ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलर्स के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये काउंसलिंग के लिए, काउंसलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखें। तो ट्रू है ये, ठीक है। पहला ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। दूसरा है परामर्शी संबंध केवल तभी प्रभावी होते हैं जब परामर्शदाता गोपनीयता बनाए रखे। तो ये दोनों ही ट्रू है। काउंसलिंग रिलेशनशिप इज टू बी इफेक्टिव if the counselor maintain confidentiality, ठीक है। दोनों ही ट्रू हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी जो प्राइवेसी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है आपके पेशेंट की, उसकी वो बनाए रखो, ठीक है। गोपनीयता जो है वो उसकी बनाए रखो। तो दोनों ही क्या है, ये ट्रू हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 104 है, गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका गुणात्मक आंकड़े हैं, यानी कि आपका जो क्वालिटेटिव डेटा है, उसके लिए हम कौन से दो जो मेथड जो हैं इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपका एक मेथड हम इस्तेमाल करते हैं साइन टेस्ट, और दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, ठीक है। तो दो मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं, साइन टेस्ट और क्रुस्कल वैली टेस्ट, ठीक है। तो ये साइन टेस्ट और क्रुस्कल वैलीज टेस्ट जो है हमारा किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम कर रहे हैं सांख्यिकी परीक्षण किसका, गुणात्मक आंकड़े का, यानी कि क्वालिटेटिव डेटे का हमारा सांख्यिकी परीक्षण जब कर रहे हैं तो हम ये दो मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है इसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग कब होता है। काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग तब होता है व्हेन द डेटा इज फ्रीक्वेंसीज,
ठीक है। जब हमारा डेटा क्या है, काई स्क्वायर का डेटा हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा जो डेटा है वो क्या हो, आवृत्ति में हो, व्हेन द डेटा इज फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, जब हमारा डेटा जो है फ्रिक्वेंसीज में हो या आवृत्ति में हो। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद अनुदैर्ध्य। ये क्या है आपका, इसको हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। ठीक है, इनको मैच करना है, जिसमें पहला है अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुदैर्ध्य, विशेष अध्ययन और आपका प्रयोगात्मक परीक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद है ये है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और दूसरा है आपका जो अनुदैर्ध्य है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, ये हमारा केस स्टडी है, और लास्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, तो हमें चारों को मैच करना है। तो सबसे पहला है आपका क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, स्टडी स्पेसिफिक वेरिएबल विद पर्सन ऑफ डिफरेंट एजेज एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न आयु के लोगों के साथ खास चरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विभिन्न आयु के लोगों के साथ नहीं, निर्धारित समय के ऊपर तथा अधिक में चर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, निर्धारित समय अनुदैर्ध्य का है, इसमें आएगा आपका विभिन्न आयु लोगों के साथ खास चरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विभिन्न आयु के लोगों के साथ हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का अध्ययन करते हैं अलग अलग समय पे। ठीक है, तो इसका है आपका क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक वेरिएबल, किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का विद पर्सन ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग एज के लोगों का, और एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर खास समय पे। ठीक है, तो एक समय पे जब हम अलग अलग एज के लोगों के का अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग समय के लोगों का अध्ययन एक समय में कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोलेंगे। ठीक है, फिर है आपका दूसरा है अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये क्या है, निर्धारित समय के ऊपर तथा अधिक में चर का अध्ययन करना, निर्धारित समय के ऊपर तथा अधिक में चर का अध्ययन करना, यानी कि क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ वेरिएबल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, हम एक सैंपल ले लेते हैं, उनका बहुत लंबे समय तक हम उनका अध्ययन करते रहते हैं, तो वो क्या है, लंबे समय तक जब आप किसी का अध्ययन करते हो तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, यानी कि सैंपल हमारा सेम होता है और समय अलग अलग होता है, 10 साल 20 साल 30 साल तक हम एक ही सैंपल कुछ 100 लोगों का अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। फिर है विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन में हमारा क्या है, ये है आपका पहला वाला। ठीक है, ये है आपका नहीं, ये आपका निर्धारित समय, हाँ ये आपका सेकंड है और ये है आपका पहला। ठीक है, फर्स्ट ये है। उसके बाद है विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन में क्या है, स्टडी ऑफ इन डेप्थ स्टडी ऑफ पर्सन और ग्रुप। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या ग्रुप का क्या है, ये गहन अध्ययन है, केस स्टडी। जैसे कि हम किसी का केस स्टडी ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलेज का केस स्टडी ले लें, तो हम उस कॉलेज के बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे, बहुत ही गहराई तक सारी स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में क्या है आपका, द लेवल ऑफ कंट्रोल, हाई लेवल ऑफ कंट्रोल इन सिचुएशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में तुम्हें पता ही है कि हम क्या करते हैं, शोध परिस्थितियों का उच्च स्तरीय नियंत्रण कर रखते हैं। ठीक है, तो ये आप गया हो गया 4, यानी कि हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो वेरिएबल्स पे बहुत अति कंट्रोल रखता है। ठीक है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में हो रही होती है, तभी वो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 107 में, किसी संस्कृति या विशिष्ट समूह के सहभागी, किसी संस्कृति या विशिष्ट समूह के सहभागी अवलोकन, जिसमें अनुसंधानकर्ता संस्कृतियों के मूल्य और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये आपका बोल रहा है कि जो वो वाला कौन सी रिसर्च है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर, हाँ ये वाला 107 वाला। ठीक है, तो जिसमें आप किसी पर्टिकुलर कल्चर या उसकी संस्कृति के या सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हो, मतलब आप किसी के कल्चर का अध्ययन कर रहे हो, किसी सोसाइटी के कल्चर का अध्ययन कर रहे हो, या आप किसी के सोशल एरिया का अध्ययन कर रहे हो, तो वो सब किस में आएगा, इन लोगों का खाने का तरीका, रहने का तरीका, इन सब चीज़ों का जब आप अध्ययन कर रहे हो एक पर्टिकुलर कल्चर में, रिलीजन में, तो वो आपका किस में आता है, वो आपका आता है मानव जाति वर्णन में। ठीक है, मानव जाति वर्णन, इसको बोलते हैं एथनोग्राफिक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एथनोग्राफी, इसको हम बोलते हैं एथनोग्राफी। ठीक है, कौन सी रिसर्च है ये, एथनोग्राफिक रिसर्च है। इसमें क्या होता है, हमारा एथनोग्राफिक रिसर्च में आप कल्चर के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक पार्टिसिपेंट
ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कल्चर, ठीक है, किसी भी कल्चर का एक पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन है कि आप वहाँ के लोगों से के साथ पार्टिसिपेट करके उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। और अ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप वेयर अ रिसर्चर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कल्चर्स वैल्यू एंड सोशल प्रोसेस, ठीक है, जहाँ क्या करता है जो आपका रिसर्चर है वो कोशिश करता है कि आप सामने वाले की कल्चर वैल्यू को और प्रोसेस को समझ सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109 में, माध्यों के यादृच्छिक प्रतिदर्श वितरण में, ठीक है, इन अ रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मिनट, अभी तो एक और रह रहा है, ठीक है, एक और रह रहा है, ये वाला 108 वाला क्वेश्चन है आपका सम्मित या सामान्य वितरण है, ठीक है। ये बोल रहा है सिस्टमेटिक एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो हमारा सिस्टमेटिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अभी आपको कर्व बताया था जिसमें आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कर्व था, तो ये आपका वही बोल रहा है पैरामेट्रिक कर्व के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है पैरामेट्रिक कर्व में जो आपका ये बना है ये पैरामेट्रिक कर्व है, क्योंकि इसके क्या है ये सेंटर बिल्कुल बीच में आएगा, ये एरिया और ये एरिया सेम वैल्यू होंगी उसके दोनों एरिया की, ठीक है। तो ये आपका पैरामेट्रिक कर्व है, ये हम स्टैट्स में बनाते हैं जब हमारा डेटा आता है, ठीक है। तो ये हमारा पैरामेट्रिक कर्व है, तो दोनों की क्या आएगी ये सेम वैल्यू आएगी। अब इसके जो ये पॉइंट है ये क्या होता है मोड होता है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है हमारी तो ये मोड कहलाएगा। तो इसमें जो मोड है तो मोड यानी कि आपका जो बहुलक है, ठीक है, मोड मीन और मीडियम दोनों के सब क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि जितना मोड होगा आपका उतना ही मीडियन होगा, ठीक है, उतना ही मीडियन होगा, ये मैं पढ़ाऊंगी अभी स्टैट्स में, और उतना ही आपका मोड मीडियन और मीन होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में क्या होते हैं ये तीनों ही बराबर होते हैं, यानी कि आपका माध्य माध्यिका और बहुलक जो है वो समान होते हैं। माध्य मतलब आपका मीन, माध्यिका मतलब मीडियन और बहुलक मतलब आपका बहुलक का मतलब क्या था मोड, ठीक है। तो ये तीनों क्या होंगे आपके बिल्कुल सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारा यही इसका आंसर है, यानी कि जो आपका सिस्टमेटिक एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपका माध्य माध्यिका और बहुलक जो होंगे वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। जिनको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो पहले रिसर्च को पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप रिसर्च पढ़ लोगे तो उसके बाद आपके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो है हमारा 109 वाला, जिसमें हम देखेंगे माध्यों के यादृच्छिक प्रतिदर्श वितरण में, यानी कि आपका रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होता है, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास सैम्पलिंग के दो मेथड है, सैम्पलिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वीडियो पढ़ी है सैम्पलिंग की। तो इसमें आपका सैम्पलिंग के हमारे पास दो मेथड हैं, एक है रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एक है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूछा है कि रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या क्वालिटी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रतिदर्श आकार में वृद्धि के साथ मानक त्रुटि में कमी आएगी, द स्टैंडर्ड एरर विल डिक्रीज एज द सैम्पल साइज इंक्रीज, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब जो गलतियां आ रही हैं वो अपने आप घट जाएंगी अगर हम उसमें सैम्पल साइज को बढ़ा दें तो, ठीक है। दूसरा है प्रतिदर्श आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में भी वृद्धि होगी। तो ये क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड एरर विल इंक्रीज एज द सैम्पल साइज इंक्रीज। ये कह रहा है अगर हम सैम्पल साइज बढ़ाएंगे तो हमारा जो एरर है वो बढ़ जाएगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर आपका एरर आ रहा है रिसर्च में तो आपको एक बहुत आसान सा तरीका, अपना सैम्पल साइज बढ़ा दो तो एरर जो है वो अपने आप ही घट जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा मेथड है इसका। माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर होता है, तो मीन जो होगा वो इक्वल होगा आपका पॉपुलेशन मीन का, ठीक है, यानी कि सैम्पल मीन जो है वो आपका पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, तो ये ठीक है, मीन दोनों का इक्वल आएगा इसमें। तो और थर्ड है, लास्ट वाले ने बोला है माध्य जो है वो जनसंख्या माध्य के बराबर नहीं होता, यार मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है, बराबर होता है। तो इसका क्या होगा, आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा आपका क्या होगा, एक तो अगर आपका स्टैंडर्ड एरर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, उस एरर को घटा सकते हो। कैसे घटाओगे उस एरर को? उस एरर को आप घटाओगे अपना सैम्पल साइज बढ़ा करके, ठीक है। आपका अगर एरर आ रहा है, अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपने यूज़ किया है और आपकी रिसर्च में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको एरर को घटा सकते हो। कैसे? अपने सैम्पल साइज को बढ़ा करके, ठीक है। दूसरा है आपका माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर होता है, बिल्कुल जो आपका सैंपल मीन है वो आपका क्या होगा, पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है आपका जनसंख्या
मीन। ठीक है, समझ में आ गया। सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। तो दोनों फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसका सही है, बाकी जो 2 ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, फिर है आपका सांख्यिकी परीक्षण की क्षमता। सांख्यिकी परीक्षण की क्षमता, क्योंकि शून्य परिकल्पना गलत है, प्रतिदर्श परिणाम प्राप्त करने की संभावना है जो इसे अस्वीकृति की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ये क्या कह रहा है कि आपका जो ये है द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, सांख्यिकी परीक्षण की क्षमता यानी कि पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट is the probability given that null hypothesis is false of obtaining sample result that will lead to its rejection। ठीक है, तो आपका जो भी आपने सैंपल साइज लिया है, ठीक है, यानी कि आपका क्या है, द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट अ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, कि ये आपको क्या देती है, एक क्षमता देती है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है आप गलत साबित कर सको, कि वही रिसर्चर चाहता है। ठीक है, इज टू फॉल्स टू ऑफ ऑब्टेनिंग सैंपल रिजल्ट दैट विल लीड टू इट्स रिजेक्शन। तो आप सैंपल का जो सैंपल से डेटा लेके आओगे उससे क्या होगा, आपका जो रिजेक्शन देखने को मिलेगा आपकी नल हाइपोथेसिस का। द लार्जर द सैंपल साइज द ग्रेटर इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका सैंपल साइज होगा, इज द सैंपल साइज पावर, वो उतनी ज़्यादा क्या करेगा, आपके टेस्ट को पावर देगा। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, सैंपल साइज ज़्यादा होगा तो आपको उससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, जिससे कि आपकी जो गलतियां हैं वो उसमें ना रिपीट हो। तो सबसे पहला तो यही है कि जो स्टैटिस्टिकल है वो डेटा है वो आपको क्या हेल्प करता है, आपकी रिसर्च की जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव या डिसप्रूव करने में हेल्प करता है, तो सही है। ठीक है, और आप हमेशा से उसको चाहते हो कि वो डिसप्रूव करे, तो जितना अच्छा आप डेटा लोगे उतना ही अच्छा आपकी क्या होगी, रिसर्च जो है वो डिसप्रूव होगी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्धारण में सम्मिलित निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, नीति निर्धारण, ठीक है, इसमें आपका नीति निर्धारण मतलब कोई भी आप जो नीति बना रहे हो, कहाँ गया, ठीक है, नीति जो बना रहे हो वो आपका किस में आएगा, नीति निर्धारण में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में लिखिए। सबसे पहला है श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, यानी कि सिलेक्शन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, आपको क्या करना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे है समस्या की पहचान का, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम को पहचानना। ठीक है, वैकल्पिक समाधानों की खोज करना, सर्चिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, फिर है विकल्पों के बारे में सोचना, थिंकिंग थ्रू ऑल्टरनेटिव्स, और फिर फीडबैक। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा समस्या की पहचान करना। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, समस्या की पहचान करना। सेकंड नंबर पे आएगा वैकल्पिक समाधानों की खोज करना, सर्चिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, सर्चिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड नंबर पर आएगा विकल्पों के बारे में सोचना, यानी कि थर्ड नंबर पर आएगा आपका थिंकिंग थ्रू ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अपने जो भी विकल्प है, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, उनके बारे में आप सोचोगे। फोर्थ नंबर पर आएगा उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट विकल्प है, ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर आप क्या दोगे, फीडबैक दोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया वाला आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को पहचानना है। ठीक है, कि आपकी ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी आपके ऑल्टरनेटिव है, समस्या से रिलेटेड, जैसे कि आपको कॉलेज जाना है। ठीक है, तो सबसे सुबह उठते ही आपको किस चीज़ की टेंशन है, कि कॉलेज जाना है आपको। ठीक है, तो वो क्या हो गई, आपकी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, वैकल्पिक समाधान होगा कि स्कूटी से जाऊँ, रिक्शे से जाऊँ, या फिर इस रूट से जाऊँ या दूसरे रूट से जाऊँ। तो आप बहुत सारे जो वैकल्पिक समाधान है उनकी खोज करोगे। ठीक है, फिर उसमें से आप क्या करोगे, इन सारे विकल्पों के बारे में, जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं इनके बारे में सोचोगे थर्ड नंबर पे। फिर सोचने के बाद आप उसमें से जो सबसे अच्छा होगा, कि सबसे अच्छा क्या है, अपनी स्कूटी स्टार्ट करूँ और कॉलेज जाके रुकूँ। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है आपका, तो श्रेष्ठ विकल्प जो आप उसका चयन करोगे, और फिर फिफ्थ नंबर पे आपका फीडबैक होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। फिर आप फीडबैक दोगे कि आपने जो चयन किया था स्कूटी से जाना, आज आपका टाइम बचा या फिर नहीं बचा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सामूहिक आंकड़ा आवृत्ति वितरण के निर्माण संबंधी कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, जो आपका ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपने सही क्रम में लगाना है। सामूहिक आंकड़ा आवृत्ति वितरण, यानी कि ग्रुप स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन करेक्ट सीक्वेंस। इसमें सबसे पहले नंबर पे है आपका
परास का पता लगाना, फाइंड द रेंज। ठीक है, ये परास क्या बोल रहा है, रेंज का पता लगाना है आपने। ठीक है, फाइंड द रेंज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेंज का पता लगाना है। दूसरा मतलब इन्होंने दिया है, अभी हम इन्हें अरेंज करेंगे स्टेप्स में। सेकंड नंबर पे इन्होंने दिया है उस बिंदु का निर्धारण करना जहाँ न्यूनतम अंतराल आरंभ होता है। डिटरमाइन द पॉइंट एट विच द लोएस्ट इंटरवल शुड बिगिन। ठीक है, जहाँ से लोएस्ट इंटरवल जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर है परास को 10 और 20 में विभाजित करना ताकि स्वीकार योग्य और सुविधाजनक अंतराल विस्तार का निर्धारण किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया इतना। फिर थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे आपका क्या है कि आपको क्या करना है, परास को 20 और 30 थर्ड नंबर 20 और 10 और 20 में विभाजित करना ताकि जो आपकी रेंज है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड अ रेंज बाय 10 एंड बाय 20 टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल एंड कन्वीनियंट इंटरवल विड्थ। ठीक है, जिससे आपको क्या मिलेगी, एक्सेप्टेबल एंड कन्वीनियंट इंटरवल विड्थ आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे इन्होंने क्या दिया है, उचित वर्ग अंतराल के कच्चे प्राप्तांकों के आवृत्ति की प्रविष्टि करना, यानी एंटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ रॉ स्कोर इन अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो उसके बाद एंटर द फ्रिक्वेंसी करनी है आपको, फ्रिक्वेंसी की एंटर करनी है आपको, रॉ स्कोर्स इन अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे इन्होंने दिखा है सभी वर्ग अंतरालों की सीमाओं को दर्ज करना, सभी वर्ग अंतरालों की सीमाओं को दर्ज करना, उच्चतम प्राप्तांक वर्ग अंतराल को शीर्ष पर रखना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उचित वर्ग अंतराल के कच्चे आवृत्ति का सभी वर्ग अंतरालों की सीमाओं को दर्ज करना और उच्चतम प्राप्तांक वर्ग अंतराल को शीर्ष पे रखना, यानी कि रिकॉर्ड लिमिट्स ऑफ ऑल क्लासेस इंटरवल। ठीक है, जितने भी हमारे इंटरवल्स आ रहे हैं, बीच में गैप्स आ रहे हैं, उनको आपको क्या करना है, सभी क्लासेस को रखना है। प्लेसिंग द हाईएस्ट स्कोर क्लास इंटरवल एट टॉप, जो हाईएस्ट आ रहा है उसको हमें सबसे ऊपर रख देना है। ठीक है, फिर 6 नंबर पे इन्होंने दिया है न्यूनतम और अधिकतम प्राप्तांकों के मान का पता लगाना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो न्यूनतम है यानी कि मिनिमम है और जो मैक्सिमम प्राप्तांक है उनके मान का पता आपको लगाना है। ये रेंज का है हमारा, ये हमने क्वेश्चन देखा है जिसमें हम हाईएस्ट जो वैल्यू होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसको माइनस करके आपकी जो है रेंज निकल के आ जाती है। ठीक है, मान लो आपकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 90 आए हैं और लोएस्ट मार्क्स जो है आपके 70 आए हैं आपकी क्लास में। ठीक है, एक बच्चे के, तो हमारा रेंज कितना आएगा, 20। ठीक है, 90 माइनस 70 आएगा तो हमारी रेंज कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने स्टैट्स के क्वेश्चन सिलेबस पढ़ा था तब हमने पहली वाली वीडियो में रेंज को निकालना सीख रखा है। तो इन्होंने स्टेप्स दिए हैं कि हम रेंज को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आप क्या है हमारा, अभी तो हमने इसको देखा है क्वेश्चन को, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे न्यूनतम और अधिकतम प्राप्तांकों का मान का पता लगाना। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड आउट करोगे आप द वैल्यू ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट वाला स्कोर है और जो हाईएस्ट स्कोर है सबसे पहले वो निकाल लोगे कि क्लास में कितना है, सबसे मिनिमम 70 आए हैं और मैक्सिमम कितना है, 90 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 70 और 90 को निकाल देना है। ठीक है, पहला ये हो गया। फिर सेकंड नंबर पर आपके क्या करना है, रेंज निकालनी है आपने। ठीक है, आपने क्या करना है, उन दोनों के बीच में रेंज निकालोगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर परास का पता लगाओगे यानी कि रेंज निकाल दोगे। थर्ड नंबर पर आप क्या करोगे, परास को 10 और 20 से विभाजित करना ताकि स्वीकार योग्य और सुविधाजनक अंतराल जो है वो विस्तार का निर्धारण किया जा सके। फिर डिवाइड अ रेंज बाय 10 और बाय 20। ठीक है, आपको 10 और 20 से उसको डिवाइड करना है, अपनी रेंज जो आई है आपकी, टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल एंड कन्वीनियंट इंटरवल। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे है ताकि आपको एक एक्सेप्टेबल और कन्वीनियंट इंटरवल आपको मिल जाए। ठीक है, फिर थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पे आएगा आपका ये वाला, उस बिंदु का निर्धारण करना जहाँ न्यूनतम अंतराल आरंभ होता है। तो आपको क्या देखना है, जो मिनिमम जहाँ आपका आरंभ हो रहा है इन बिंदु पॉइंट, वो आपको इसमें देखना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में है आपका सभी वर्ग अंतरालों की सीमाओं को दर्ज करना। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर पे ही आएगा। फिर आपकी जितनी भी सीमाएं हैं, जितनी भी वर्ग अंतराल की सीमाएं आई हैं, तो आपको क्या करना है, उन सबको दर्ज करना है। रिकॉर्ड लिमिट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल प्लेसिंग द हाई स्कोर क्लास इंटरवल एट टॉप। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे आएगा आपका उचित वर्ग अंतराल के कच्चे प्राप्तांकों की आवृत्ति की प्रविष्टि करना। ठीक है, उचित वर्ग अंतराल के कच्चे प्राप्तांकों की आवृत्ति की प्रविष्टि करना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका
एंटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ रॉ स्कोर्स इन दिस अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल। ठीक है, रॉ स्कोर आपको एंटर करने हैं जो आपके क्लास इंटरवल में आए हुए हैं। ठीक है, तो आसान सा है। इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, ठीक है, न्यूनतम वाला। सेकंड नंबर पे आपका आएगा परास वाला यानी कि रेंज वाला। थर्ड नंबर पे आएगा आपका डिवाइड करने का फॉर्मूला। ठीक है, 3, 2, 10 और 20 से आप उसको डिवाइड करोगे। उसके बाद थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पे आएगा उस बिंदु को निर्धारण करना है जिसका न्यूनतम अंतराल जो है जहाँ से आरंभ हो रहा हो। ठीक है, फोर्थ नंबर का। फिर आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा सभी वर्ग अंतरालों की समानताओं को दर्ज करना। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर आएगा। सिक्स नंबर पर आएगा उचित वर्ग अंतराल के कच्चे प्राप्तांकों की आवृत्ति को प्रविष्टि करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगर आप देखो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का है और ये क्वेश्चन बड़ा आते हैं, इसमें से अभी आया हुआ है ये 2017 में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी हमारे खूब देखने को मिलते हैं हमें। तो इसमें आसान है क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टैट्स आती है तो आप इसे कर सकते हो। ये है आपका क्रुस्कल वैलीज टेस्ट है। क्रुस्कल वैलीज जो है आपका, ये कौन सा टेस्ट होता है? ये आपका है क्रुस्कल वैलीज आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, वितरण मुक्त परीक्षण। ठीक है, ये आपका क्या है? वितरण मुक्त परीक्षण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट आपका है। ठीक है, आपका पहला वाला जो क्रुस्कल वैलीज टेस्ट होता है, ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड है आपका टाइप 1 त्रुटि आपको देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ H0 को अस्वीकृत कर दिया गया हो। ठीक है, टाइप 1 एरर। ठीक है, जहाँ आपने क्या कर दिया? सही H0 को, यानी कि आपकी जो वो आई थी जो आपकी नल हाइपोथेसिस थी वो आपकी रिजेक्ट नहीं हो रही थी, एक्सेप्ट हो रही थी, पर फिर भी आपने ईगो में आके उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि आप अपनी हर रिसर्चर चाहता है उसकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही हो, लेकिन ज़बरदस्ती हमें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम उसे ज़बरदस्ती रिजेक्ट कर देते हैं तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा? आपको टाइप 1 एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइप 2 एरर क्या होगा? गलत H0 को स्वीकार कर लिया हो, आपने किसी कारणवश कन्फ्यूज़ हो गए, आप बिल्कुल क्लियर आपकी चीज़ें दिमाग में नहीं थी, किसी चलते आपके कन्फ्यूजन के चलते आपने क्या किया? जो आपकी आ रही थी रिजेक्टेड, जो आपकी को आ रही थी वही आपने क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली, गलत हाइपोथेसिस को आपने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे पेयर टी टेस्ट। ठीक है, पेयर टी टेस्ट क्या करेगा? आपका दो आश्रित माध्यों के बीच में परिकल्पना का परीक्षण करने का काम करता है पेयर टी टेस्ट। ठीक है, पेयर टी टेस्ट का काम क्या है? दो आश्रित माध्य हैं, दो आपके मीन्स हैं, उनके बीच में परिकल्पना का परीक्षण करने का काम करता है पेयर टी टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है x ± 1.96 TSD। ठीक है, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका फिफ्थ वाले का? इसकी वैल्यू है 95% प्राप्तांक। ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी? 95% प्राप्तांक इसकी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो क्रुस्कल वैलीज टेस्ट हमारा क्या है? वितरण मुक्त परीक्षण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है। H1 त्रुटि वहाँ होती है जहाँ हमने सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया हो। टाइप 2 त्रुटि वहाँ होती है जहाँ हमने गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया हो। और एक्स पेयर टी टेस्ट का काम क्या है? दो आश्रित जो डिपेंडेंट मीन्स हैं उनके बीच में परिकल्पना का परीक्षण करने का काम करते हैं हम। ठीक है, और पेयर टी टेस्ट समझ में आ गया। फिर x ± 1.96 TSD है हमारा, इसमें हमने क्या किया? 95% प्राप्तांक हमारी इसकी वैल्यू है। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है इसके बाद का। वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है, इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्लेसिबो बोलते हैं। ठीक है, प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो हमारा एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम कंट्रोल ग्रुप भी कह सकते हैं, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है हमारी रिसर्च पे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेसिबो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेसिबो। ठीक है, प्लेसिबो। ठीक है, तो इन्होंने दिया हुआ भी है। ठीक है, तो प्लेसिबो क्या है? एक तरीके से हमारा क्या है? कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे प्लेसिबो भी हम बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इसमें शोधकर्ता। ठीक है, शोधकर्ता जो है हमारा शिशु आहार फीडिंग परिपाटियों में मादा साक्षरता के जुड़ाव का परीक्षण करना चाहता है, जिसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्राय परीक्षण सबसे अधिक प्रयुक्त हो सकता है? टेस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ फीमेल
लिटरेसी ऑन फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है, चाइल्ड फीडिंग पैटर्न अगर हमें देखना है कि अगर जितना मदर पढ़ी लिखी, मदर की जो एजुकेशन है वो उसके बच्चे की फीडिंग सिस्टम से किस तरीके से रिलेटेड है, तो हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, हम इसमें काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट में हम ये लगा सकते हैं कि जो आपकी मदर की जो एजुकेशन है वो बच्चे की फीडिंग सिस्टम को किस तरीके से इफेक्ट करती है, तो इसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर है विद्यालय बच्चों की पोषणगत स्थिति पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए MDM यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम शुरू होने के 6 महीने के बाद बच्चे की लंबाई और वजन को मापा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्राय परीक्षण होगा, तो इसमें आपका पेयर टी टेस्ट लगेगा, ठीक है। कौन सा लगेगा, पेयर टी टेस्ट, क्योंकि पेयर टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हमने पहले हमने वो लिया, ठीक है, जब हमने अपना मिड डे मील स्टार्ट किया था उससे पहले हमने बच्चों का हाइट वेट लिया, उसके बाद जब हमने 6 महीने तक बच्चों को सही से मिड डे मील दिया उसके बाद हमने फिर से हाइट वेट बच्चों का लिया, तो दोनों को फिर हम कंपेयर करेंगे कि कुछ इफेक्ट हमारा पड़ा या नहीं पड़ा, तो वो क्या किस में कहलाएगा, पेयर टी टेस्ट के अंतर्गत होता है। ये हमें अभी आगे पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रबंधन में मदद करने वाला लेखा जोखा निम्न है, ठीक है। रिकॉर्ड दैट कीप्स इन पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट मतलब जो आपके ये हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, FRM का क्वेश्चन है ये, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं उसमें जो वो पर्सनल डेटा रखते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए जो डेटा रखते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, इसमें एक तो आपका है कार्य निर्देशन यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और कार्य सारणी यानी कि जॉब से वर्क शेड्यूल, और लास्ट है आपका व्यवस्थागत का लेखा, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है, ये आपका, ठीक है। कार्य निर्देशन का मतलब है वर्क स्पेसिफिकेशन, ठीक है, वर्क स्पेसिफिकेशन। अगर आपको कोई अपना व्यक्तिगत प्रबंधन में रखना है, एक तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्क स्पेसिफिकेशन रखोगे, ठीक है, कार्य सारणी रखोगे, उनका वर्क शेड्यूल रखोगे, और थर्ड आप रखोगे व्यवस्थापन का लेखा जोखा यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप रखोगे अपना, ठीक है। बाकी KOT क्या होता है, KOT होता है हमारा किचन ऑर्डर टिकट, ठीक है, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और इनवॉइसेस भी क्या है, वो हमारा जो बिल वगैरह हमें मिलते हैं, तो वो दोनों इसके नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा, अगर हमें पर्सनल मैनेजमेंट में हमें ये 3 चीज़ें मेन चाहिए, इन 3 चीज़ों का हम रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूल प्रबंध में सम्मिलित होते हैं, ठीक है, तो ये अनुकूल प्रबंध में सम्मिलित होते हैं, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी FRM का क्वेश्चन है, तो ये पूछा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपके क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, बाह्य वातावरण का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उप योजना की पहचान करना, ठीक है, उप योजना आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम। थर्ड है आदेश की एकता, सब एक जैसा आदेश दें, नियंत्रण का विस्तार करना, ठीक है, जो आपका कंट्रोल है उसको एक्सटेंशन करना, साधनों और क्षमताओं का मूल्यांकन करना, असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, और आपका लक्ष्यों की पहचान करना यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है आपको, पर्सनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उसमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, एक तो बाह्य वातावरण का आकलन आएगा, दूसरा आएगा उप योजना की पहचान करना, ठीक है, तीसरा आएगा साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है, साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, और फोर्थ आएगा आपका लक्ष्यों की पहचान करना। तो इसके ऑप्शन आंसर्स क्या क्या हो गए, सबसे पहला आंसर है असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, सबसे पहले आपको अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, बाहर के एनवायरनमेंट को आप करोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, पहले उसका अध्ययन करोगे, ठीक है। फिर दूसरा, और इसके अलावा कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, उप योजना की पहचान करोगे, जो भी आपकी उप योजनाएँ हैं, ठीक है, उनकी पहचान करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम्स, ठीक है, जितने भी आपके सब सिस्टम्स हैं उनकी पहचान करोगे। थर्ड नंबर में इसके बाद और कौन सा है इसमें, साधनों और क्षमताओं का मूल्यांकन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स, और फोर्थ नंबर पे है आपका लक्ष्यों की पहचान करना, यानी कि आपके जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स, लक्ष्यों की पहचान करना, और साधनों और क्षमता का मूल्यांकन है आपका असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड पर्सनस कैपेबिलिटीज़, ठीक है, जो आपके पर्सनस हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ और साधनों को आपको पहचानना है, ये सब आपके पर्सनल मैनेजमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए काफ़ी सारे हो गए हैं, बाकी आप इनको रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि अब एग्जाम आ रहा है, मुझे लगता है कि ये आपने क्वेश्चन भी रिवाइज कर ले तब भी आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।